चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिएंट्स को समझते हैं। वैसे पदार्थ, इसकी डिफिनेशन की बात करें तो वैसे पदार्थ यानी वैसे सब्सटेंस जो हमें क्या करे, एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करे या फिर हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक हो या फिर हमारे डेली एक्टिविटी जो करते हैं उसमें सहायक हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और विस्तार से समझे तो जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो भी हमें एनर्जी मिलते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमें कमजोरी लगेगा। तो खाने में क्या होते हैं, कुछ ना कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और हमें एनर्जी रहेंगे हमारे शरीर में तो ही तो हम लोग कुछ काम कर पाएंगे, और खाना खाएंगे तो ही तो हमारा शरीर ग्रोथ करेगा। तो इन सब चीजों के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ही जरूरी होता है। चलिए तो हम लोग अब आगे न्यूट्रिएंट्स के प्रकार यानी टाइप की बात करते हैं, पोषक तत्व के प्रकार की बात करते हैं। तो पोषक तत्व को दो आधार पर बांटा गया है। पहला तो उस पोषक तत्व का क्या वर्क है, क्या यूज है, यानी क्या कार्य और उपयोगी है, उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। और दूसरे क्या, उनके केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पर बांटा गया है। तो पहले हम लोग उसके यूज और उपयोगी और कार्य के आधार पर जो है न्यूट्रिएंट्स को समझते हैं, फिर उसमें जाएंगे और केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पर। तो उसके यूज और उपयोगी यानी कार्य के आधार पर जो है चार भागों में बांटा गया। पहला एनर्जी प्रोवाइडर यानी ऊर्जा प्रदान, जो ऊर्जा प्रदान करेंगे उसको हम लोग एनर्जी प्रोवाइडर न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। दूसरा बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करेंगे उसको हम लोग बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। आगे क्या, मेटाबॉलिक रेगुलेटर, इसको आगे डिटेल में समझेंगे। और फिर क्या है, जेनेटिक के लिए हमारे वंशानुगत यानी वंशज के गुण को जो कैरियर करते हैं, ढोते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे हम लोग पहले एनर्जी प्रोवाइडर की बात करते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइडर में जो है दो जो है मुख्यतः न्यूट्रिएंट्स आते हैं। पहला यानी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व आते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों क्या करते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं ताकि हम लोग कोई भी काम को कर सके। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर मिलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट चावल में मिलते हैं, आलू मिलते हैं, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था। आगे फैट की बात करें तो फैट हमें कहाँ से मिलते हैं, जितने ऑयली होते हैं, जैसे जितने भी तेल होते हैं, तेल के समान जो होते हैं वो, उनसे हमें क्या मिलते हैं, फैट मिलते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों एनर्जी किस तरह से देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी में तुरंत प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे हमें एनर्जी तुरंत प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे चावल खाते हैं तो हमें नींद आने लगता है, क्यों, क्योंकि चावल खाने के तुरंत बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए या तो आप ग्लूकोज पी लें, ग्लूकोज में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो हम लोग कमजोरी होने लगता है, क्या करते हैं हम लोग ग्लूकोज तुरंत, डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा देते हैं या हम लोग घर में ग्लूकोज पी लेते हैं तो हमें एनर्जी तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन फैट की बात करें तो फैट यानी वसा में एनर्जी तुरंत तो नहीं मिलते, लेकिन इसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलते हैं। जैसे देखिए मैंने ये लिखा है, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपको जो है 4.3 किलो कैलोरी जो है एनर्जी मिलेगी, और अगर आप 1 ग्राम जो फैट लेंगे आपको 9.3 किलो कैलोरी मिलेगी। यानी आप देखें कार्बोहाइड्रेट जो है 4.3 किलो कैलोरी मिल रही है, लेकिन फैट 1 ही ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी मिलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ आगे बात करते हैं कि एनर्जी के एसआई यूनिट तो क्या होते हैं, जूल होते हैं। तो किलो कैलोरी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इन दोनों के रिलेशन क्या है, तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल जो होते हैं और 1 जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। ये रिलेशन है, आप उसको याद जरूर कीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं हम, ये तो कंप्लीट हो गए एनर्जी प्रोवाइडर। कौन कौन से हैं एनर्जी प्रोवाइडर, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, लेकिन फैट जो है ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको एक और नाम से जाना जाता है बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स।
यानी वैसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के बिल्ड करने में मदद करे, यानी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करे, उसको हम लोग इसमें रखते हैं। ठीक, तो वो कौन से पदार्थ हैं, यानी कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। आगे बात करते हैं तो प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से बने होते हैं और एमिनो एसिड की ये फॉर्मूला है। ठीक, अब देखिए एमिनो एसिड से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनते हैं, पहले एमिनो एसिड से पेप्टोन बनते हैं, फिर पेप्टोन से पेप्टाइड और फिर पेप्टाइड से प्रोटीन बनते हैं। ठीक, तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बने होते हैं और एमिनो एसिड का ये आपका फॉर्मूला हुआ। आगे बात करते हैं तो आप लोगों के माइंड में आता होगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट तो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड तो करते हैं, तो इससे हमारा बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होते हैं, क्या हमें प्रोटीन क्यों जरूरी है? तो हाँ, प्रोटीन हमारे बॉडी और डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बॉडी, देखिए आप प्रोटीन में देखिएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन दिखिएगा, तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो सेल होते हैं यानी कोशिका होते हैं, उसके डिवीजन जो है यानी खंडन में जो है वो बहुत भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि नाइट्रोजन जो होते हैं हमारे सेल के जो डिवीजन होते हैं उसको क्या करते हैं, कोशिका विभाजन जो होते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं, और हमारे शरीर का विभाजन होगा, सेल का विभाजन होगा, टूटेगा तो सेल टूटकर नए सेल ही तो बनाते हैं, तो यानी सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा तो नए सेल बनेंगे, यानी सेल का क्वांटिटी ज्यादा होगा, सेल इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और सेल जैसे बनेंगे तो हमारा टिश्यू भी बनेगा, क्योंकि सेल से ही मिलकर टिश्यू बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू यानी उत्तक। ठीक है, यानी सेल बनेंगे तो टिश्यू यानी उत्तक भी बनेंगे। ठीक, और उत्तक बनेंगे यानी टिश्यू बनेंगे तो हमारे शरीर का ऑर्गन भी बनेगा, क्योंकि टिश्यू से ही मिलकर हमारे शरीर का अलग अलग अंग बना होता है, और ऑर्गन बढ़ेंगे यानी कि ऑर्गन क्या होगा, ऑर्गन की संख्या बढ़ने की बात नहीं हो रहा है, ऑर्गन यानी कि हमारा हाथ इतना है तो अब थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ टिश्यू की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो हमारे शरीर का ऑर्गन, हर एक ऑर्गन बढ़ेगा तो हमारा शरीर यानी बॉडी बढ़ जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन ही वो एलिमेंट्स है जिससे हमें क्या होते हैं कि सेल डिवीजन होते हैं, और सेल डिवीजन होने की वजह से टिश्यू ज्यादा बनते हैं, और टिश्यू ज्यादा बनेंगे तो हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है वो बढ़ेंगे, और बॉडी का ऑर्गन बढ़ेंगे तो हमारा बॉडी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक, अब आगे बात करते हैं प्रोटीन जो है कहां से मिलते हैं, तो दलहन, जितने भी दाल होते हैं उनसे मिलते हैं, तो वही देखिए दलहन पौधे जो होते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन। इंग्लिश में बोले तो लिगामिनस फैमिली जितने भी होते हैं, लिगामिनस फैमिली के जितने प्लांट होते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलते हैं। और यहाँ पर प्रोटीन बनते कहाँ से हैं, तो लिगामिनस फैमिली यानी दलहन पौधों के जो रूट होते हैं यानी जड़ होते हैं वहां पर एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसका काम क्या है, तो जितने नाइट्रोजन जो होते हैं, नाइट्रोजन कहाँ वायुमंडल में होते हैं, उसका यूज करते हुए उसके जड़ में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी वायुमंडल में प्रेजेंट जितने भी नाइट्रोजन होते हैं उसका यूज करते हुए क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्टोर करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। ठीक ना, और स्टोर करने के बाद क्या बना देते हैं, वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उसका यूज करते हुए वो एमिनो एसिड बनाते हैं यानी एमिनो अम्ल बनाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एमिनो अम्ल से ही क्या होता है, वो प्रोटीन बनते हैं। ठीक, इतना तो समझ गए, एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन बनते हैं। और लिगामिनस जितने फैमिली होते हैं उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके वजह से जो है वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन होने की वजह से वहाँ एमिनो एसिड बनते हैं, और एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं। और एक चीज, नाइट्रोजन का जो लिगामिनस फैमिली यूज करते हैं वो किस तरह से, तो नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करते हैं NO3। ठीक, यहाँ तक समझ गए, यानी आपका ये दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब तीसरा टाइप की बात करें तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर, उपापचय नियंत्रक। तो चलिए उपापचय नियंत्रक को समझते हैं। तो देखिए उपापचय नियंत्रक यानी मेटाबॉलिक रेगुलेटर क्या होते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं।
कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं इसमें, तो विटामिन्स और मिनरल्स, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। यानी सेल का अगर निर्माण हो या ब्लड का या हार्मोन का जो हमारे शरीर में निर्माण होता है उसमें ये सहायक होते हैं। ये दोनों जो है न्यूट्रिएंट्स उसमें सहायक होते हैं निर्माण करने में, ब्लड खून हुए इसके निर्माण में सहायक होते हैं, हार्मोन्स के निर्माण। या फिर हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज टूटते हैं जो हैं वो उसमें मदद करते हैं कौन, विटामिन और मिनरल्स। ठीक, अब बात आगे करते हैं। इसी में एक पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। उपापचय क्या होते हैं, हमारे शरीर में जितने बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो वो जितने भी होते हैं उसी को क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी हमारे शरीर में जितने भी रिएक्शन होते हैं वो दो ही तरह से होते हैं। मेटाबॉलिक के दो तरह के होते हैं, कौन से, एक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म अपचय और एनाबॉलिज्म उपचय, यही दोनों मिल करके क्या बोलते, यही दोनों जहां होंगे उसको क्या करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक, तो कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं, तो जब हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स जटिल जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब ब्रेक करते हैं तो और वो सिंपल यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, तो कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या कहलाएंगे, कैटाबॉलिज्म। बड़े ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टुकड़ों में बांटते हैं। और एनाबॉलिज्म यानी अपचय क्या होते हैं, यानी अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उसको जो है क्या होते हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल्स में बदलना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं, उपचय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैटाबॉलिज्म कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 12 मोल H2O मिल करके क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं। तो देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके ग्लूकोज बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो गए कैटाबॉलिज्म, और ग्लूकोज जब टूटते हैं तो उसको यहाँ पर हो गए एनाबॉलिज्म, और ग्लूकोज जब टूटते हैं तो उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, तो यही दोनों, ये दोनों जब प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस बोले और ये प्रोसेस, इस समय हमारे शरीर को क्या होते हैं, एनर्जी मिलते हैं, ऊर्जा प्रदान होते हैं। ठीक, तो ये दोनों का किस में आते हैं, तो क्या आते हैं, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को जो है के लिए जो सहायक होते हैं वो क्या होते हैं, यही दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी मेटाबॉलिज्म के लिए जो सहायक होते हैं उसको मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहते हैं। और मेटाबॉलिक रेगुलेटर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब हम लोग चौथे टाइप की बात करते हैं यहाँ पर, जेनेटिक कैरियर की। पहले जेनेटिक कैरियर क्या है, जेनेटिक कैरियर क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुणों का वाहक। अब इसको समझते हैं, यानी कि आपके दादा परदादा से आपके पापा में जो गुण आए, आपके पापा जो आप में गुण आते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण का जो ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो आनुवांशिक गुण का जो वाहक होते हैं वो कौन होते हैं, कैरियर होते हैं, कौन होते हैं, तो वो होते हैं डीएनए। जो डीएनए जो है वो क्या है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं। डीएनए का सबसे छोटा इकाई कौन सा है, तो जीन है। जीन से मिलके ही डीएनए बनते हैं, और बहुत सारे डीएनए मिलके क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। आगे यदि जीन की जो है वो डिस्कवरी यानी खोज के बात किया जाए, या उसके फादर पिता कौन है, तो जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन की खोज किए थे और उसे ही जीन के फादर भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए बहुत सारे जीन मिलकर डीएनए बने, बहुत सारे डीएनए मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं, हिंदी में बोले तो गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक, और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नाम किसने दिया, तो वाल्डेयर ने जो है क्रोमोसोम नाम दिया था। और अगर क्रोमोसोम की खोज की बात की जाए, डिस्कवरी किसने किया था, तो होगा स्ट्रेसबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज किए थे। अब देखिए क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में, हमारे मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या बोले 23 पेयर क्रोमोसोम, 23 जोड़े क्रोमोसोम
पाए जाते हैं, ठीक। जिसमें से अगर आप 23 पेयर क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें से 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक ना, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसमें XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी डिटेल फिर समझिए, क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग यानी मानव में जो है वो 23 पेयर होते हैं, लेकिन 22 पेयर क्रोमोसोम क्या होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं। वो मेल हो या फीमेल हो, 22 तक तो दोनों में सेम होते हैं। लेकिन 23वां पेयर जो होता है, सबसे पहले इसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, यानी लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यही 23वां क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि होने वाला बेबी, होने वाला बच्चा जो है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो देखते हैं 23वां पेयर में ऐसा क्या होता है। तो 23वां पेयर में जो मेल होते हैं उसमें XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ये फीमेल होते हैं उसमें XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं जब रिप्रोडक्शन होते हैं तो यानी रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो उस टाइम क्या होते हैं, देखिए मेल के जो X क्रोमोसोम है, 23वां पेयर का बात कर रहे हैं, मेल के जो X क्रोमोसोम है अगर वो और फीमेल के X क्रोमोसोम दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, X और XX। तो ये जो 23वां पेयर क्या बना, गर्ल्स, यानी 22 पेयर तक तो सब सेम होते हैं, और 23वां पेयर क्या हो गया, वो XX हो गया। तो होने वाला बेबी जो है वो क्या होगा, गर्ल्स होगी, ठीक। हम बात करते हैं अगर मेल से Y क्रोमोसोम जाते हैं और फीमेल से X क्रोमोसोम जाते हैं तो होने वाला जो बेबी है वो क्या होगा, जो है होने वाला बच्चा जो है उसके गुणसूत्र क्या होंगे, XY होंगे और वो बॉय होंगे, लड़का होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, वो मेल के 23वां पेयर क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। फीमेल में इसका कोई भी भूमिका नहीं होते हैं, ठीक। फीमेल में तो हमेशा ही X क्रोमोसोम जाएंगे, जब तक मेल से Y क्रोमोसोम नहीं जाएंगे तब तक जो है वो होने वाला बच्चा लड़का नहीं होगा। और अगर हर मेल से X जा रहे हैं, फीमेल से X जा रहे हैं तो होने वाला बच्चा लड़की होगी, ठीक। यहाँ तक समझ गए। और रिप्रोडक्शन का पहला स्टेज क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होते हैं, तो फिलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका में होते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब आगे बात करते हैं, यहाँ तो ये चारों कंप्लीट हो गए, ठीक। अब आगे बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग, ऑन केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पर न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा गया है, कि पहला हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी अभिभाज्य पोषक तत्व, ये क्या होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होते हैं, ठीक। और यही जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ठीक ना, वो यही इसी का हमारे शरीर में डाइजेशन यानी पाचन होता है। इसी का हमारे शरीर में क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। और अब बात करेंगे अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो इसका जरूरत हमारे शरीर में कम होता है और इसका हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक। अब इसमें बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और इसमें मैक्रो में आते हैं ये, और मैक्रो में क्या आते हैं, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ठीक। यानी इधर जो है उसमें डाइजेशन होते हैं इन तीनों का, और इन तीनों का डाइजेशन हमारे शरीर में नहीं होता है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही जो है डाइजेशन होता है, माइक्रो का नहीं होता है, तो इसका जरूरत क्यों है, यानी डाइजेशन नहीं होता है, क्या जरूरत है, जरूरत है क्योंकि जो है ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो जरूरत होते हैं, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में सहायक होते हैं। ये अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जरूरत होता है। लास्ट में आप लोगों को एक सजेशन देना चाहेंगे कि आप किसी भी न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको लेना जरूरी है।
यदि आप चावल खा रहे हैं तो दाल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दाल खा रहे हैं तो दूध को इग्नोर नहीं कर सकते, सब्जी को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सबको जो है थोड़े थोड़े मात्रा में सबका जरूरत है। समझ गए? चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको ये आज का टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या फिर कोई भी वीडियो के से आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एकेएम क्लासेस के साथ जरूर जुड़िएगा। इस चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के कंप्लीट वीडियो कराए जाएंगे, वो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करते हुए। तो आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एकेएम क्लासेस के साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।